दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का सिलेबस। जो नया सिलेबस इसमें इंक्लूड किया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, उसके आधार पर आपको रीट का नया सिलेबस लेवल फर्स्ट का मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें आपको एक बात याद रखना है कि जिन्होंने प्रथम लैंग्वेज हिंदी और द्वितीय लैंग्वेज संस्कृत चुनी है उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रथम लैंग्वेज जो हिंदी है वो और द्वितीय लैंग्वेज जो संस्कृत है जिसमें आपने प्रमुखता दी है, उसी आधार पर मैंने आपको ये बनाकर बताया है। पूरा जो सिलेबस है ये कौन कौन इसमें विषय हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र, एक है गणित, उसके बाद में एक है आपका पर्यावरण अध्ययन। ये जो तीन विषय हैं ये तो आपके मेन रहते ही हैं, इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। अब मेन बात आती है प्रथम विषय की। जो पहला विषय है, जिन भी स्टूडेंट्स ने पहला विषय हिंदी चुना है वो भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि उन्हीं के लिए मैंने बनाया है। और उसके बाद में जिसने दूसरा विषय संस्कृत चुना है, मतलब प्रथम भाषा तो हिंदी और दूसरा भाषा संस्कृत चुना है, उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये पांचों ही सब्जेक्ट है, इन पांचों सब्जेक्ट के 30-30 नंबर हैं। इस प्रकार से आपके 150 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने खंड दिया है प्रश्न पत्र प्रथम, और खंड है आपका खंड 1। अब इस खंड का शीर्षक है बाल विकास की शिक्षण विधियाँ। बाल विकास की शिक्षण विधियाँ मतलब कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र। अब इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा और इसमें जो नवीन पाठ्यक्रम को शामिल किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो पहले लिस्ट बनाकर उन्होंने बताई थी कि ये चीज़ें आएंगी, तो वो तो है, लेकिन कुछ चीज़ें हटा दी गई है और कुछ चीज़ें इंक्लूड कर ली गई है। तो नवीन पाठ्यक्रम है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र में सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बाल विकास वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, और अधिगम से उनका संबंध। एक तो ये आएंगे। इसके बाद में वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका ये भी आपका रहेगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ याद रखना है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद में बुद्धित्व, मतलब जो बुद्धि है उसकी संकल्पना, बुद्धि के प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन, ये व्यक्तित्व में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत और इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। अब आता है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपको याद रखना है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, ठीक है। समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, किसकी भूमिका? अध्यापक की भूमिका। इसके अलावा आपको अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछे जाएंगे। अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ, मतलब कि उसमें जो निहित अर्थ है वो भी पूछा जाएगा, और अधिगम के जो सिद्धांत है वो भी पूछे जाएंगे। इसके बाद में बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है अभिप्रेरणा व इसके अधिगम के लिए निहितार्थ, मतलब कि याद रखना है मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में अगला आता है हमारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। याद रखो आप, मेन चीज़ इसमें यहाँ पर 2005 वाली शिक्षा
चर्चा दे रखी है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचनाएं एवं विधियाँ। मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 एनसीएफ जो 2005 है वो आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, नेशनल क्यूरिकम फ्रेमवर्क। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना है कि जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है इससे रिलेटेड कई प्रश्न पहले भी बन चुके हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से आप इसे याद रखें। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य। ठीक है, मापन मूल्यांकन का अर्थ और उद्देश्य भी देखने को मिलेगा आपको। और इसके अलावा उन्होंने बताया है कि समग्र एवं सतत मूल्यांकन। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल मतलब कि किस प्रकार से बच्चा सीख सकता है। इसके बाद में क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान बच्चे जो अध्ययन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं को करते समय जो अनुसंधान है उसका संदर्भ क्या रहता है। इसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका और दायित्व भी पूछे जाएंगे। अब ये तो था हमारा बाल विकास का पोर्शन। अब हम बात करते हैं खंड सेकंड की। जो खंड सेकंड है उसमें जिन्होंने प्रथम भाषा हिंदी को चूज़ किया है वो आप अच्छे से याद रखें, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रथम भाषा जिन्होंने हिंदी चुना है कक्षा 1 से 5 तक। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखना इधर, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको एक अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा और उसी के आधार पर, उस अपठित गद्यांश के आधार पर ही आपको उससे संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, ये चीज़ें वो शामिल करेंगे। ठीक है, और एक अपठित गद्यांश निम्न बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे और वो बिंदु आपके इस प्रकार हैं। ठीक है, अब वो बिंदु कौन कौन से? रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना। ठीक है, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, मतलब कि लिंग परिवर्तन, काल परिवर्तन आदि भी पूछे जाएंगे। इसके बाद में वाक्य रचना, वाक्य रचना पूछी जाएगी। अब वाक्य रचना में क्या क्या है ध्यान रखें आप सभी। वाक्य के अंग, ठीक है, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, और भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास। इसके बाद में भाषाई कौशलों का विकास, मतलब कि जो भाषाई कौशल है उनका विकास, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आता है। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, मतलब कि कौन सी ऐसी सामग्री जिनका हम उपयोग करते हैं शिक्षण अधिगम में। पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन पूछे जाएंगे। इसके बाद में भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण और समग्र एवं सतत व्यापक मूल्यांकन पूछा जाएगा। और उपचारात्मक शिक्षण, मतलब कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण। इसके बाद में अगला है बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड, कक्षा 1 से 5 तक। अब बच्चों याद रखना है आपको इस बात को कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो कक्षा 1 से लेकर के तो 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की जो प्रचलित पाठ्य पुस्तक है उनके आधार पर होगा, लेकिन जो प्रश्न है उनका कठिनाई स्तर कक्षा 10वीं तक हो सकता है। याद रखना है आपको कि जो कठिनाई स्तर है वो कक्षा 10 तक की पुस्तकों में जो दे रखा है ऐसा कठिनाई स्तर हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो द्वितीय भाषा, जिन्होंने संस्कृत द्वितीय भाषा चुनी है वो ध्यान रखें, वो भी 30 नंबर की रहेगी। ठीक है, और जो खंड है ये खंड तीसरा है, और संस्कृतम आपकी जो द्वितीय भाषा आपने चुनी है वो है, याद रखें आप सभी। अब इसका जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। सबसे पहला है, एक तो अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उसमें व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब व्याकरण संबंधित निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे: धातु रूप, शब्द रूप, कारक विभक्ति, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण विशेष, लिंग संज्ञा ज्ञान, समय ज्ञान और अव्यय येषु प्रश्न। मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि संख्या ज्ञान और समय ज्ञान और अव्यय प्रश्न
ये भी पूछे जाएंगे। इसके बाद में एक अपठित पद्यांश श्लोकम राजस्थानस्य इतिहास कला संस्कृति आदिनम आधारीकृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधित व्याकरण प्रश्न, मतलब कि एक अपठित पद्यांश पूछा जाएगा जिसमें उस पद्यांश में राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से वो संबंधित होगा। आपको यह ध्यान रखना है कि राजस्थान की इतिहास कला और संस्कृति से संबंधित होगा और उसी में से ढूंढकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और व्याकरण संबंधी प्रश्न भी उसमें से पूछे जाएंगे। ये नहीं कि आपको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, संस्कृति पढ़ने की ज़रूरत है, आपको तो वहाँ पर अपठित गद्यांश मतलब अपठित पद्यांश दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड प्रश्न बनेंगे और व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न भी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घबराने की कोई भी बात नहीं है। इसके बाद में संधि समास। ठीक है, संधि समास कारक प्रत्यय छंद लकार संबंधित प्रश्न संस्कृत में जो आपने द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज जो संस्कृत चुनी है उसमें पूछे जाएंगे। विशेषण विशेष लिंग संबंधित प्रश्न, मतलब कि विशेषण विशेष स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित प्रश्न भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में संस्कृत अनुवाद स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान, मतलब कि संस्कृत अनुवाद भी पूछा जाएगा, स्वर व्यंजन पूछे जाएंगे, उच्चारण स्थान मतलब कि जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। इसके बाद में वाच्य परिवर्तन मतलब लट लकारस्य, आपको याद रखना है लट लकार वाच्य परिवर्तन, और अशुद्धि संशोधन मतलब कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पूछे जाएंगे, संस्कृत सूक्तें भी पूछी जाएंगी। इसके बाद में संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, मतलब कि जो संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां हैं वो विधियां भी पूछी जाएगी और संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत पूछे जाएंगे और शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, मतलब कि जो संस्कृत पेडागोजी है उससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास, मतलब कि जो संस्कृत भाषा कौशल का विकास है उसमें श्रवणम संभाषणम पठनम लेखन, मतलब कि श्रवण पठन लेखन और बोलना इनसे संबंधित पेडागोजी पूछी जाएगी। और संस्कृत शिक्षण अधिगम साधनानी, मतलब कि संस्कृत शिक्षा में अधिगम के कौन कौन से साधन हैं। संस्कृत शिक्षण संप्रेषणस्य साधनानी, मतलब संप्रेषण के कौन कौन से साधन हैं। और संस्कृत पाठ्य पुस्तकानी, इनसे रिलेटेड प्रश्न भी बनेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन संबंधित प्रश्न, मतलब कि संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मौखिक लिखित प्रश्न प्रकार सतत मूल्यांकनम उपचारात्मक शिक्षण, मतलब कि मौखिक लिखित प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, सतत व्यापक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण संस्कृत का किस प्रकार का होना चाहिए ये भी पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं गणित विषय की। ठीक है, गणित विषय सभी के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखें। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा। ठीक है, इसके बाद में याद रखें भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्ने, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्ने, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों का जोड़ और घटाना, अभाज्य और संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापर, मतलब कि एलसीएम एचसीएफ आपको याद रखना है। इसके बाद में एक एक नियम, औसत लाभ हानि, सरल ब्याज पूछा जाएगा। समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखा, खंड, कोण एवं उनके प्रकार, इनसे रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। इसके बाद में लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रमापन एवं इनकी मानक इकाइयाँ एवं उनमें संबंध, वर्गाकार आयताकार वस्तु के पृष्ठतल का क्षेत्रफल और परिमाप पूछी जाएगी। इसके बाद में है अगला गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, मतलब पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, मतलब जो मैथ्स पेडागोजी है वो भी आपको पढ़ना है। गणित की भाषा किस प्रकार की होती है, सामुदायिक आंकड़ों, ठीक है, सामुदायिक गणित और आंकड़ों का प्रबंधन ये पूछा जाएगा। इसके बाद में अगली चीज़ है औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, मतलब कि मूल्यांकन की विधियां हैं ये। इसके अलावा शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। अब आप यहाँ पर एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखें, बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड पहली से लेकर के 5वीं तक, मतलब कि 1st to 5th तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर कक्षा 10वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। कहने का अर्थ क्या है कि पहली से 5वीं तक की जो पुस्तकें हैं
लेवल तो वो रहेगा, लेकिन कठिनाई जो स्तर है वो कक्षा 10वीं की पुस्तकों में जो दे रखा है इस प्रकार का हो सकता है, याद रखें आप। अब हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की। पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, अच्छे से याद रखें, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन सबसे पहले आपको याद रखना है परिवार आपसी संबंध, मतलब परिवार का आपस में संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां। सामाजिक बुराइयों से संबंधित प्रश्न बनेंगे जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। वस्त्र और आवास, मतलब वस्त्र और आवास जिसमें विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रख रखाव, हथकरघा तथा पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यवसाय। व्यवसाय से पूछ जाएंगे अपने परिवेश के व्यवसाय, जिसमें कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि। लघु एवं कुटीर उद्योग से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। और जो नया जो पाठ्यक्रम है उसमें राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग एवं हस्तकलाएं, ये नया जोड़ा है, याद रखें आप। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियां, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, इनसे रिलेटेड प्रश्न है जिसमें सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति जैसे रोड लाइट, सड़क, बस, रेल, सरकारी इमारतें आदि, इनसे संबंधित प्रश्न। और विद्युत और जल का अपव्यय, रोजगार की नीतियां, संसद, विधानसभा, राजस्थान के जिले और राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित प्रश्न बनेंगे। इसके बाद में हमारी सभ्यता और संस्कृति, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले एवं त्यौहार, ये याद रखें आप अच्छे से। राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ एवं गौरव, राजस्थान की विरासत, जिसमें विरासत में क्या है ये ध्यान रखें आप सभी, जिसमें दुर्ग, ठीक है, मतलब कि जो दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकोक्तियाँ, राजस्थान के लोक देवता, मतलब कि हमारी सभ्यता और संस्कृति, इसमें मुख्य रूप से ज़्यादातर राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में परिवहन और संचार, यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव, अपने शरीर की देखभाल, बाहरी और मतलब शरीर के बाहरी उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग, आंत्रशोथ, अमीयोबायोसिस, और उसके बाद में मेट, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, प्लूओरोसिस, मलेरिया, डेंगू, उनके कारण और बचाव के उपाय, पल्स पोलियो अभियान, ठीक है। अब बात करते हैं सजीव जगत। सजीव जगत में पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, मतलब कि जो पादप और जंतु है उनके संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य की पुष्प, ठीक है, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, ठीक है, संरक्षित वन क्षेत्रों एवं वन्य जीव, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की उस जानकारी होनी चाहिए आपको। पादपों तथा जंतुओं की जातियों का संरक्षण, कृषि पद्धतियाँ, राजस्थान में जो कृषि पद्धतियाँ हैं और भारत में जो कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाती है वो। अब आपको याद रखना है जल, वन, नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं इनका नियंत्रण, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंधन, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल व सिंचाई स्रोत। अब हम बात कर लेते हैं हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष। हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है जिसमें सौर परिवार और भारत के अंतरिक्ष यात्री, इससे रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। पर्वतारोहण, पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ, मतलब कि पर्वत चढ़ने में कौन सी कठिनाइयाँ एवं काम आने वाले औजार, पर्वत चढ़ने में कौन से औजार काम आते हैं। और भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही के बारे में। इसके बाद में पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, जिसमें पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समकालिक पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र। और इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, जिसमें संकल्पना, प्रस्तुतिकरण के उपागम, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और स्तर वही 1 से 5 तक की जो प्रचलित पाठ्य पुस्तकें हैं
उनमें से प्रश्नों को शामिल किया जाएगा और उनका जो कठिनाई स्तर है वो कक्षा 10वीं का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।